हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक एबीएम की रिकॉर्ड केस स्टडी लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, एबीएम की रिकॉर्ड केस स्टडी है। आपका एग्जाम हुआ था 26 नवंबर 2023 को। उसमें पूछी गई थी कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के बारे में है। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट पर आधारित एक केस स्टडी आपके लिए लाया हूँ। पहले भी ऐसी केस स्टडी पूछी जा चुकी हैं और इन फ्यूचर में भी पूछी जाएंगी। थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, बाकी जनरली जो है क्वेश्चन आपसे इस पर केस स्टडी मतलब बनती रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। डेटा पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ ग्रुप ऑफ 7 चिल्ड्रन, यानी कि 7 बच्चों का एक ग्रुप है, पार्टिसिपेटेड इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी डिजाइन टू एसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एवरेज टोटल स्लीप टाइम। किस एज में बच्चा कितनी देर औसतन सोता है उसके बारे में स्टडी की गई थी। इसी को ATST भी बोल देंगे, एवरेज टोटल स्लीप टाइम। इस केस स्टडी के लिए ATST का मतलब टोटल स्लीप टाइम, एवरेज टोटल स्लीप टाइम है। टू ऑब्टेन अ मेजर ऑफ ATST रिकॉर्डिंग वर टेकन फॉर ईच चाइल्ड। ठीक है, तो हर एक बच्चे का ये देखा गया कि इसकी एज कितनी है और बदले में वो कितनी देर जो है औसतन सो रहा है। ये डेटा यहाँ पर देखा गया। ठीक है, अब ये देखिए, पहला मतलब चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 3 है, 4 है, ऐसे करके 7 चाइल्ड्स का डेटा आपके सामने दिया हुआ है। ओके, पहला बच्चा है, उसकी एज ईयर में दे रखी है। ओके, ये एज जो है दे रखी है 4 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, 9 ईयर, 12 ईयर, 5 ईयर, 11 ईयर। ठीक है, और ATST यानी कि एवरेज कितना सोता है, ये मिनट में दिया हुआ है। 86 मिनट, 65 मिनट, 15 मिनट, 32 मिनट, 47 मिनट, 60 मिनट और 49 मिनट, ऐसे करके डेटा दिया हुआ है। थोड़ा रिलेशन देखने की कोशिश करें। देखिए, जो 4 साल का बच्चा है वो 86 मिनट सो रहा है, जो 10 साल का बच्चा है वो 15 मिनट ही सो रहा है, जो 9 साल का बच्चा है वो 32 मिनट सो रहा है, जो 5 साल का बच्चा है वो 60 मिनट सो रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा एक रिलेशन देखी जा सकती है। हमारा इतना मतलब नहीं है इस चीज़ से, लेकिन फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कैसा चल रहा है सिस्टम। अब आपसे सवाल पूछे गए हैं, कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन हैं इसी डेटा पर आधारित। पहला क्वेश्चन तो इन्होंने थ्योरी बेस्ड पूछ लिया है। इस क्वेश्चन का केस स्टडी से कोई खास लेना देना है नहीं। अगर आप चाहें तो ऐसे आंसर कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड ATST ऑफ द चिल्ड्रन इज मेजर्ड बाई। अगर आपको बच्चे की एज में, यानी एक X हो गया और दूसरा Y हो गया, X और Y के बीच में एक रिलेशनशिप लीनियर वाली स्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए आप इसको मेजर करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला, रेग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ XY निकालेंगे, YX निकालेंगे, या रेग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ XY निकालेंगे, या कर्विलिनियर कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालेंगे, या कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम अगर हमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आर कैलकुलेट करते हैं। आर को क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कॉफिशिएंट ही बोलते हैं। एज और स्लीपिंग टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टेब्लिश करने के लिए हम क्या निकालेंगे, कोरिलेशन कॉफिशिएंट ही निकालेंगे। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, कौन सा वेरिएबल इसमें इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। देखो, अगर मैं स्लीपिंग टाइम बताऊं तो बच्चे की एज मुश्किल होगी, लेकिन अगर मैं बच्चे की एज बताऊं तो स्लीपिंग टाइम निकालना आसान होगा। जैसे 10 साल का बच्चा है तो ज़्यादा देर, कम देर सो रहा है, 2 साल का बच्चा है तो और ज़्यादा देर सो रहा है। तो कुल मिलाकर के एज यहाँ पर फ्री है। क्या है, एज फ्री है। बच्चे की एज जैसे 4 साल है तो 86 मिनट, 10 साल है तो 15 मिनट, अगर 12 साल है तो 47 मिनट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 20 साल है तो हो सकता है हम यहाँ पर कोई ना कोई डेटा जो है पुट कर सकते हैं। मान लो 5 मिनट ही सोता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये फ्री वेरिएबल है मेरा, कौन सा, X। एज जो है फ्री है और उसी एज पर ही निर्भर है सोने का टाइम। किस पर निर्भर है, सोने का टाइम एज पर ही निर्भर है। ऐसे समझ लीजिए, छोटा बच्चा है तो वो कितना दूध पिएगा, मान लेते हैं 200 ml पिएगा। उसी जगह पे बड़ा है, बच्चा 20 साल का है, 1 लीटर दूध पी जाएगा। थोड़ा और बड़ा है, हो सकता है 1.5 लीटर दूध पी जाए। तो कहने मतलब ये हुआ कि हम उसकी एज को उसके जो है मिल्क कंजम्पशन पर रिलेट कर पा रहे हैं। तो एज फ्री है, मतलब कहने कि क्या चीज़ फ्री है, हमारी एज, कितनी एज का बंदा है उससे रिलेट कर रहे हैं, किसको, कितना वो मिल्क कंज्यूम करता है। ओके, तो मतलब फ्री वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एज हो जाएगी और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में भी इन्होंने दे रखा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप एज को, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान करके इस कैलकुलेशन करें, ऐसे लिखा भी है। बट फिर भी लॉजिक के तहत बता रहा हूँ, मान लो ना लिखा हो तो भी आप ये समझिए कि एज पर ही निर्भर कर रहा है कि बच्चा जो है कितनी देर
सोएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैंने वैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोरिलेशन कोफिशिएंट कई बार सॉल्व करवाया है, कई सारी केस स्टडीज हैं, फिर भी यहाँ अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स निकालना होगा, एक्स दिया होगा, निकालना नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी जो दिया उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से वाई ले लेंगे, जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे वाई वाला, ये पूरा डेटा लेंगे, इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे। ओके, तो 4 डेटा तो ये हो गया। और 5वां डेटा हम निकालते हैं एक्स इंटू वाई का। क्या निकालते हैं, एक्स इंटू वाई का। एक्स कौन सा, दिस वन, एंड वाई कौन सा, दिस वन, एक्स इंटू वाई। ये 5 डेटा निकालेंगे, जो डेटा रहेगा उसका सम करिए। क्या करेंगे हम यहाँ पर, सम करेंगे टोटल। जो टोटल आएगा उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे ताकि मीन निकल आए। क्या निकालना है, मीन। हमें क्या चाहिए, इस पूरे डेटा का मीन चाहिए। जो मीन आएगा उसी को एक्स मानेंगे, यहाँ पर जो मीन आएगा उसको एक्स स्क्वायर मानेंगे, यानी एक्स बार लगा होता है लेकिन हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, इसलिए सरल शब्दों में हम इसे एक्स स्क्वायर ही, मीन को एक्स स्क्वायर मानेंगे। ओके, इस तरीके से 5 डेटा हम निकालते हैं। 5 डेटा क्यों निकालने पर पड़े हुए हैं पीछे, क्योंकि हमें जो आर का फार्मूला है वो ये ऐसा है फ्रेंड, देखिए एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में फिर वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये है फार्मूला। अब इसमें इस फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, देखो एक्स चाहिए, राइट। यहाँ पर एक्स यूज हुआ है, सॉरी ये वाला एक्स है एक्चुअली। फ्रेंड थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स का स्क्वायर है, दोनों में फर्क है, अभी समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये एक्स के स्क्वायर की वैल्यू, यानी कहने मतलब अगर मुझे x इक्वल टू 6 पता हो तो मैं यहाँ 36 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे x इक्वल टू 6 पता हो तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये इतना फर्क आ जाता है। ओके, तो ये हमें यहाँ x चाहिए, देखो बेसिकली हमें क्या चाहिए, x चाहिए, यहाँ पर हमें जो है y चाहिए, देखो ठीक है, y निकल आया। फिर हमें यहाँ एक्स स्क्वायर, सॉरी ये वाला एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर भी चाहिए, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर भी चाहिए, उसके बाद में एक्स वाई भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए 5, यही वैल्यू मैंने 5 आपको लिख करके वहाँ पर दिखाई देगा, अगर आपने ध्यान दिया हो, यही 5 थी। और एक्स इंटू वाई कैलकुलेट करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा निकल आएगा। इसीलिए हम ये इतना ज़्यादा टेबुलर फॉर्म में ये डेटा के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब आप चाहो तो वीडियो को रोक दीजिए और इस कैलकुलेशन को करिए, पूरा कैलकुलेशन मैंने सब थीम समझा दी है, कैलकुलेशन केवल बची हुई, आप करोगे आर की वैल्यू निकल करके आइए। थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन रहती है इसलिए जो है दिक्कत होने लगती है, लेकिन सावधानी, एक्सट्रीम कॉशन के साथ में बढ़ेंगे आगे। तो माइनस में 0.98 या फिर माइनस में 0.71, प्लस में डेटा दिया हुआ है, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका आंसर होगा, वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, क्योंकि पीडीएफ में वहीं पर आंसर लिखूंगा तो दिक्कत होगी आपको। ओके, अब यहाँ बढ़ते हैं और ये इस थीम पर मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके, देखिए ये x है, ये वो चीज़ है जो बच्चे की एज दी हुई थी। क्या दिया हुआ था, बच्चे की एज। 7 बच्चे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7, देयर आर 7 चिल्ड्रन। उनका डेटा दिया, उनकी एज दे रखी है, यहाँ पर उनका स्लीप टाइम दे रखा है। यहाँ पर क्या स्लीप टाइम, ये क्वेश्चन का है, यानी कहने मतलब ये डेटा और ये डेटा हमने क्वेश्चन से निकाला है, क्वेश्चन से यूज किया है, ये हम बनाएंगे। बाकी का सारा डेटा हम पॉपुलेट करेंगे। ये 2 डेटा जो मैंने आपको ये बोर्ड किया हुआ है, बोर्ड में ये स्क्वायर बनाया है या रेक्टेंगल बनाया है, ये आपका डेटा आप जो है क्वेश्चन से ले रहे हैं। क्लियर हो जाती है बात, चलो ठीक है। अभी अगर क्लियर हो गया तो देखो अब हमारे पास में क्या है, एक्स है। एक्स क्या है, जो हमें डेटा दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लीजिए सीधे सीधे उठा करके। 4 चौके 16, 6 छक्के 36, 10 धाम में 100, 9 9 81। जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वो मैं बोल दूंगा, इधर कठिन हो जाएगा तो नहीं बोलूँगा, सीधी सी बात है। कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। ओके, 525 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो स्क्वायर निकाल लिया, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ क्या किया हमने, ये पूरा डेटा लिया, इसको जोड़ डाला, कितनी आ गई वैल्यू, 57 आ गई। टोटल जोड़ा, इसको सम कर दिया, 4 में 6, 6 में 10, 10 में 9, 9 में 12, 12 में 5, 5 में 11, ठीक, जोड़ दिया, 57 आ गया। नंबर ऑफ आइटम 7 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 7 चिल्ड्रन हैं यहाँ पर। ये कुल कितने हैं, 7 हैं, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ आइटम 7 लिख दिया। अब क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 57/7 कर दीजिए, तो ये आपका 8.14 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर यदि आपके पास है तो प्लीज़ जो है ये करिए,
47/7, 8.1428 आ रहा है। ठीक है, तो हम 2 डिजिट तक ले लिए हैं, 8.14 आ गया। ठीक इसी तरीके से अब ये जो आया है फ्रेंड्स, इसी को x मानिएगा। ये x लिखने के लिए है, हम जो कैलकुलेशन फार्मूले में लगाएंगे, दिस x इज मैटरिंग फॉर अस। ठीक है, हमारे लिए ये x है। x की वैल्यू कितनी हो गई? 8.14। हमारे लिए x की वैल्यू कितनी हो गई? 8.14। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आ जाइए, इसी तरीके से x स्क्वायर हमने निकाला, सबका स्क्वायर कर दिया, इनको जोड़ डाला, ये सारे नंबर्स हमने जोड़ डाले, 523 आ गया। अब क्या करिए, 523 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे सीधे 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 74.71। देखो मैंने लिखा रखा है तो आसान लग रहा है, अगर अभी करना होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता और एरर भी आती। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, बहुत सावधान रहना पड़ता है। ओके, तो सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे। समझने की बात है कि हमें ये निकल आया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कैलकुलेटर हो तो एक बार रोकिए वीडियो को और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। समझा मैंने दिया है, यही काम हर जगह हो रहा है, यहाँ पर भी। ठीक है, चलो ये निकल आया, तो ये हमारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 74.71। एक्स इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स हमारा? 8.14। ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर में और एक्स के होल स्क्वायर में फ़र्क होता है ना, वो बात ध्यान रख करके चलेंगे। आगे बढ़ें अगर हम, तो ये हमारा y का डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? y का, ये y दिया हुआ है, इसको जोड़ा 354 आया, 7 से डिवाइड किया। 7 फ्रेंड्स 7 इसीलिए हर जगह लिख दिया है ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हम मीन हर जगह निकाल रहे हैं, इसीलिए 7 लिख दिया है। अदरवाइज ना लिखो तो भी चलेगा, मैंने आपको ध्यान दिलाने के लिए कि हम हर जगह मीन पर काम करेंगे इसलिए लिख दिया। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 50.57 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए सीधे कैलकुलेटर से। ये वाला याद है 15 में 225, 60 का भी 3600 हो जाएगा, बाकी नहीं याद है भाई, है ना, तो कैलकुलेटर कर लीजिए। ठीक है, सारा जो कैलकुलेट किया ये पूरा जोड़ डालिए, जोड़ा 21,080 आ गया, 21,080 डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिए, मीन आ जाएगा 3011, 3011.43। ये आपका वाई स्क्वायर निकल आया। ओके, और उसके बाद में सबसे लास्ट काम है एक्स वाई निकालना। व्हाट इज एक्स? दिस वन। व्हाट इज वाई? दिस वन। एक्स इंटू वाई का मतलब इसको इससे गुणा करिए, यानी 86 इंटू 4 344, 6 इंटू 65 390, 10 इंटू 15 इक्वल टू 150, 9 इंटू 32, है ना, ये नहीं लेना है हमें, इनको दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए बस आमने सामने से। ठीक है, 12 इंटू 47 आपका 564 आ जाएगा, 5 इंटू 60 300 आ जाएगा, 11 इंटू 49 539 आ जाएगा। ठीक है, तो x इंटू वाई हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको अगेन पूरा जोड़ा हमने, ये सारी वैल्यू जोड़ी, जोड़ने के बाद 2575 आ गया, डिवाइडेड बाई 7 कर दिया, 367.86 आ गया। ओके, अब जो ये ग्रीन कलर है यही वैल्यू हम ले करके फार्मूले में बस रखना बाकी रह गया। ये x इक्वल टू है, ओके, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ, x इक्वल टू हमारा आ गया 8.14। कितना आ गया फ्रेंड? 8.14। x स्क्वायर कितना आ गया? हमारा आ गया 74.71। उसके बाद में y इक्वल टू कितना आ गया? 50.57। y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? वहाँ से ले लीजिए 3011 इंटू 0.43 इंटू नहीं 0.43। ठीक है, और एक्स वाई कितना आ गया? एक्स वाई हमारा आ गया 367.86। ठीक है, ये इतनी वैल्यू हमने निकाल ली, 5 वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब मेरे ख्याल से 3 वैल्यू और बचती हैं। 3 वैल्यू कौन सी हैं फ्रेंड्स? पहली वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर चाहिए इनको, पहली वैल्यू क्या कहती है? हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो एक्स स्क्वायर, देखो अब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाला एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का होल स्क्वायर चाहिए हमें एक्चुअली। तो एक्स का होल स्क्वायर का मतलब ये जो वैल्यू है इसका होल स्क्वायर करिए, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 8.14 इंटू 8.14 कर लीजिए। ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 8.14 इंटू 8.14 इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 66.26 आ रहा है मेरा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद में अब हमें वाई स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? वाई का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, वाई का होल स्क्वायर चाहिए। वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास है, वी ऑलरेडी हैव वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वाई का होल स्क्वायर। वाई का होल स्क्वायर चाहिए। वाई है कितना हमारा? 50 इंटू 57, तो 50.57 गुणे 50.57, ये निकालने की जरूरत है यहाँ पर। तो कर लीजिए इसको गुणा 50 इंटू 57 इंटू 50 इंटू 57। ठीक, तो ये आ जा रहा है फ्रेंड्स आपका y का होल स्क्वायर इक्वल टू
2557.32, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल आया, y का होल स्क्वायर। अब एक और डेटा चाहिए केवल लास्ट, हमें x इंटू वाई चाहिए। क्या चाहिए, x इंटू वाई। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है x इंटू वाई, नहीं ये x y है, समझो x y में और x इंटू वाई में फर्क है, जैसे x स्क्वायर में और x के होल स्क्वायर में फर्क है, बिल्कुल वैसे ही फर्क यहाँ पर भी है। तो हमें x इंटू वाई चाहिए, इसका मतलब हमारे पास x कितना है 8.14 इंटू वाई कितना है हमारे पास 50.57 ये हमें निकालने की जरूरत है फ्रेंड्स। ओके, तो 8.14 इंटू 50.57, तो ये आपका फ्रेंड्स आ जाएगा 411.64 मान लीजिए, ठीक। बस ये 8 वैल्यू पर ही आपका पूरा का पूरा सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं, सिर्फ फार्मूले में रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास में, देखिए ये है फार्मूला, r इक्वल टू दिस मच एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू दूसरे अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। वैल्यू देखो कौन सी कहाँ पर है, एक्स वाई कहाँ पर है, ये है देखो एक्स वाई, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। एक्स कहाँ है, ये हो गई वैल्यू, इंटू वाई कहाँ है, ये हो गई वैल्यू। एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर जो वैल्यू है वो ये हो गई। एक्स का होल स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, इस वाले से ही एक्स का होल स्क्वायर निकल आएगा। वाई स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, ये लिखा हुआ है। वाई का होल स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, इस वाई को डबल बार हम स्क्वायर करेंगे। बस ये इस तरीके से सारी वैल्यूज हमारी निकल आएंगी। वैल्यू रखना शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई सॉरी एक्स इंटू वाई नहीं, एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई मेरे पास है, मैंने उठा करके एक्स वाई की जगह पर 367.86 रख दिया, माइनस का निशान लगाया यहाँ पर, देखो माइनस का निशान लगा दिया। अब है एक्स इंटू वाई, एक्स कितना है मेरा, ये रहा, वाई कितना है, ये रहा, उठा करके एक्स 8.14 इंटू 50.57 रख दिया, एक्स इंटू वाई हमारा आ गया। नीचे आ जाओ, अंडर रूट लगा लो, अंडर रूट में पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मेरे पास है तो मेरे पास 74.71 है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर मांग रहा है, एक्स का होल स्क्वायर, व्हाट इज एक्स 8.14 का होल स्क्वायर, ठीक है, हमने निकाल दिया। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, पहले हमें क्या चाहिए, y का स्क्वायर मेरे पास है, y का स्क्वायर मेरे पास है तो मैं लिख दूंगा 3011.43 माइनस y का होल स्क्वायर चाहिए इसे, y कहाँ है, ये रहा फ्रेंड्स, इसका होल स्क्वायर करना है तो 50.57। आई बिलीव आपको कन्फ्यूजन मिट गई होगी, टर्म का क्या मतलब है, कैसे चल रहा है, ठीक है। कार्ल पियर्सन मेथड कहते हैं इसको, जिस मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बस आगे अब इतना अगर फ्रेंड्स वैल्यूज आ गई, बाकी की कहानी तो बस कैलकुलेटर और कैलकुलेशन गलती ना करें, आगे बढ़ जाएं, कुछ है नहीं। देखो इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस में 43.57 आ जाएगा, 78 आ जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया जब फ्रेंड्स तो हमारा 411 आ गया। यहाँ 367, यहाँ 411 है, ये बड़ा है तो घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारी आर की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में वैरी करती है, ओके। प्रोबेबिलिटी की जो है वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होती है और आर जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि आजकल IIBF जो है कुछ ज़्यादा एडवांस हो गया, तो मे भी पूछ ही ले आपसे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किससे किसके बीच लाई करती, कुछ भी चल रहा है आजकल ना, तो हम भी कुछ भी पढ़ा देंगे कुछ भी के लिए तैयार रहेंगे, ओके। तो ये आ गया, ठीक इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। जब ये 74.71 यहाँ लिखा, इसका स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8.45 आ जाएगा, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। सॉल्व करते कराते आपकी राम कहानी आ करके इस पर अटकती है, 0.71 आ गया हमारा, कितना आ गया 0.71 आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा था माइनस में, ध्यान दीजिएगा किसमें है, माइनस में आया हुआ है, यहाँ माइनस छूट गया है लेकिन माइनस में हमारा आंसर माइनस में आया हुआ है, ओके। तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -0.71, ठीक है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको कैलकुलेट करके पूरा दिखा दिया, राइट। अब कुछ क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड हैं। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस डेटा इफ x इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, जबकि हम शुरू से ही ले चुके हैं इस डेटा को। अब आपको पूछ रहा है कि आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है और आगे चल करके इसी में इंटरसेप्ट भी, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें इंटरसेप्ट पूछा गया। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए,
वो हमने जो आर निकाला वो कोरिलेशन था। अगर आपको स्लोप, इंटरसेप्ट और वैल्यू निकालनी है, मान लो आपसे पूछे कि बच्चे की एज अगर 12 साल है या 18 साल है तो उसका ATST कितना होगा, एवरेज स्लीपिंग टाइम कितना होगा, तो उसके लिए आपको रेग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? रेग्रेशन करना पड़ता है। कोरिलेशन से रिलेशनशिप पता चलती है, रेग्रेशन से हम प्रेडिक्शन करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो उसके लिए फार्मूला होता है फ्रेंड्स y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पर b का फार्मूला अलग से है, बाकी सब इसी से निकल जाता है। b का फार्मूला है आपका जो उसमें r वाले फार्मूले में ऊपर वाला टर्म था वही रखिए। ठीक है, यही तो था r वाला फार्मूला, अगर आपको याद हो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब हम लोग r कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ फार्मूला क्या था, r इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान में। ठीक है ना, याद है आपको, अपान में यहाँ 2 इधर लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, इससे ना परेशान होइएगा कि सर r के नीचे लिख दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, और दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर, एक मिनट रुकिएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका आर का फार्मूला था पिछले वाले में जो हमने यूज किया हुआ है, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में। ठीक है, इसी फार्मूले से ये आर ये बी निकला हुआ है। ऊपर वाली लाइन एज इट इज कॉपी कर दी गई, कुछ चेंज नहीं है। नीचे वाले में क्या करिए, ये पूरा मिटा दीजिए। क्या करिए, ये पूरा मिटा दीजिए। मिट गया सर, बहुत अच्छी बात है, मिट गया। अब यहाँ से अंडर रूट भी हटा दीजिए, बस ये बी का फार्मूला है। दिस इज बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही फ्रेंड्स जो है आपके बी का फार्मूला है। ओके, तो अगर हमने वहाँ कैलकुलेशन की है तो उस कैलकुलेशन का भी हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। उस कैलकुलेशन का यूज करके ये डेटा आसानी से निकाला सकता है, दोबारा इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक बार जब आपका ये बी निकल आएगा, ठीक है, एक बार जब आपका बी निकल आता है तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। y और x जो है हम वो जो आपने कैलकुलेट किया था टेबल में है ना, x और y, ये जो x का स्क्वायर जब कर रहे थे तो जो x यहाँ ले रहे थे, और जब y का स्क्वायर कर रहे थे जो y यहाँ ले रहे थे, वही x और y वैल्यू यहाँ रख देते हैं इसमें। ठीक है, x और y की वैल्यू टेबल से रख दी, b की वैल्यू अभी अभी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर ली, तो बचा क्या, a। इससे आपका a निकल आता है। और एक बार आपको a मिल गया, b मिल गया, तो अगेन ला करके y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फार्मूले में a और b की वैल्यू जो निकाली है वो रख देते हैं, तो हमारी रेग्रेशन लाइन हमें पता चल जाती है, हमें रेग्रेशन लाइन मिल जाती है। अब अगर आपसे पूछता है कि बच्चे की एज 12 साल रहे तो कितना रहेगा, तो यहाँ 12 रख देंगे। अगर पूछता है 15 साल पे क्या रहेगी, तो यहाँ 15 रख देंगे और हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस इसमें ध्यान रखिए y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, फ्रेंड्स देखिए y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में b जो है आपका स्लोप है, क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, और a क्या है, a इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, फिर से समझा देता हूं क्योंकि यही पूछा ही गया है। मैंने आपको बोला y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारी लाइन है। ओके, तो देखो फ्रेंड्स कुछ ऐसी लाइन बनती हैं जनरली। ठीक है, ये आपका x एक्सेस होता है, ये y एक्सेस है। अगर आपने मतलब मैथमेटिकली मैथ पढ़ा हुआ है 10th वगैरह तक, तब के लिए है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इग्नोर मारिए। ये x एक्सेस माना जाता है, ये y एक्सेस माना जाता है। ये जो एंगल बनता है ये, इसी को स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। उसमें tan थीटा वगैरह यूज होता है। अगर आपने tan थीटा साइन है ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर मारिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे समझा रहा हूँ, जिनको समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आना तो आंखें बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे सवाल को सॉल्व करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझ लेने से थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में ज़्यादा चढ़ती हैं। ओके, तो यहाँ जो ये है ये स्लोप कहलाता है, और ये जो इतनी दूरी जो इसने काटी अलग से, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये ए हो गया इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इंटरसेप्ट हो जाती है, और ये जो एंगल बनता है इसी को हम जो है वो बोल देते हैं ढाल, यानी स्लोप बोल देते हैं, ये बी हो जाता है। ओके, तो बस इतनी ही सी बात थी यहाँ पर। ठीक है, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a हमारा क्या है और b क्या है, b इज स्लोप, b क्या है, ढाल है, स्लोप है, और a क्या है, a है y एक्सेस पर कितना काट के रखा हुआ है, कितना काट लिया इसने, है ना। जैसे ये
लाइन यहाँ से गुजर रही है तो इसने कितना काटा, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसने 4 काटा हुआ है। कोई दूसरी लाइन गुजारते हैं, मान लो यहाँ से गई तो 1 है 2 है, इसने कितना काट लिया, 2 ही काटा हुआ है। इस तरीके से ये जो 2 काटा, यानी इसके केस में a = 2, यहाँ पर कितना है a = 4, यही बोला जा रहा है। ओके, तो ये इंटरसेप्ट होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, अब हमें अगर कैलकुलेट करना है, वापस आइए इसी कैलकुलेशन का यूज कर लेंगे फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि हमें b कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, v, ठीक है। तो b फॉर बॉम्बे का फार्मूला मैंने आपको बताया, यही रहेगा, जो ऊपर वाला है वो वही रहेगा, x × y बताया था ना आपको, वही रहेगा। अपान √ भी नहीं लगना है b के लिए, बल्कि x² - x², बस यही है ना। अब अगर ऊपर वाला कैलकुलेशन देखो तो ये वाला कैलकुलेशन कहाँ खत्म हुआ है, यहाँ पर, यानी b = हम -43.78 लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने कैसे कैलकुलेट किया भाई, कैलकुलेट किया ही पिछले वाले चुरा लिया है, ठीक है। यहाँ पर इतनी मेहनत की थी, सेम वही चीज़ है, तो ये माइनस में आई थी तो यहाँ माइनस लिख दिया। अब x² - x² ये कितना है, देखो अगर हम ये √ के अंदर देखें, यहाँ पर x² - x² √ के अंदर में यही चीज़ है, तो √ के अंदर कितनी आई 8.45, तो यहाँ 8.45 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो वही वैल्यू तो यहाँ उठा करके रखी है। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो 43.78 डिवाइडेड बाई 8.45, ठीक है। तो 5.81 आ रहा है फ्रेंड्स हमारा, 18 सॉरी। तो b = -5.18 आ गया, ठीक है। तो अगर हमारा b = 5.18 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, हमारा -5.18। देखिए इसका मतलब समझा देता हूं, इसका मतलब ये हुआ b हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था कि y = a + bx में, y = a + bx में b क्या है, b हमारा स्लोप है। तो b = -5.18, यही हमारा स्लोप निकल आया। क्या निकल आया, स्लोप। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही हो गया, मतलब मेरा कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अगर मैं यही छोड़ दूं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि इंटरसेप्ट बताओ, आपसे a की भी वैल्यू पूछ ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने आपसे a की भी वैल्यू पूछी हुई है, तो a की वैल्यू अगर पूछी हुई है तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया था, हम क्या करेंगे, y = a + bx है ना, y = a + bx ऐसे लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, y = a + bx ऐसे लिखा हुआ है। y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू कितनी है, देखिए ये रही 50.57 = a, मुझे नहीं पता है, a मुझे कैलकुलेट करना है, तो a लिख दिया, प्लस b की वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस में है, -5.18। अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, -5.18 आई हुई थी। ब्रैकेट इसलिए लगा दी क्योंकि माइनस में है, अगर ना होता तो ब्रैकेट ना लगाता मैं। x की वैल्यू कितनी है, इंटू x की वैल्यू कितनी है, ये रही 8.14 है ना, सही है। बस अब इसको क्या करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 50.57 = a माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लग जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.18 इंटू 8.14 है ना, मल्टीप्लाई करो 42.17 या 42.16 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, a = कितना हो जाएगा, अब अगर आप इसको इधर लाओगे तो ये 50.57 तो रहेगा ही, ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस होगा 42.16। केस स्टडी में थोड़ा समय इसलिए ज़्यादा लग जाता है क्योंकि मैं आपको कहीं ना कहीं फंडा भी क्लियर करवाने लगता हूँ, इसलिए समय लगता है, ठीक है। लेकिन ये है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है, फटाफट होता है, और अगर 5 मिनट में हो तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए, वरना ये बर्बादी की तरफ आपको ले जाएगा। इतने सारे कैलकुलेशन, एक भी डिजिट का इधर उधर हुआ और आंसर एकदम नियर बाई देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर आप जोड़ोगे 50.57 और प्लस 42.16 इसको ऐड कर दीजिए, 92.73 आ गया, 92.73 आ गया। ये आपका क्या निकला फ्रेंड्स, ये आपका a निकल आया। क्या निकला, 92.73 प्लस में, याद रखिएगा। तो अगर मैं y = a + bx था तो इसमें 92.73 a आया था और b = -5.18 आया था। b को मैंने आपको बताया था दिस इज स्लोप, और a को मैंने बताया था ये आपका इंटरसेप्ट है।
या वाई एक्सेस पर कितना कट किया है। अगर लैंग्वेज बदल दें कि वाई एक्सेस पर ये लाइन वाई एक्सेस पर कितना कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, तो ए इक्वल टू 92.73 होगा। इससे भी कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें अपनी रेग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए तो y इक्वल टू ए की वैल्यू रख दीजिए 92.73 और उसके बाद में b की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का रूप ले लेगी 5.18 इंटू एक्स। ये हमारी रेग्रेशन लाइन बन गई। समझ में आई बात मेरी क्या कह रहा हूँ। ये हमारी रेग्रेशन लाइन का फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या हो गया, y इक्वल टू 92.73 माइनस 5.18 इंटू एक्स। अब उन्होंने कहा था ना x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो देखो x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू जो रखे वो इसी हिसाब से y की वैल्यू डिसाइड होगी। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू बदल जाएगी। y की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ उससे x पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x की वैल्यू फर्क पड़ेगा। तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट है। अब इन्होंने अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 है उन्होंने पूछा था कि मान लो बच्चा जो है 15 साल का है। कितने साल का है, 15 साल का, तो उसका ATST कितना आएगा, क्या निकलेगा ATST। 15 ईयर के बच्चे के लिए 5वां सवाल पूछता है कि आप ATST कैलकुलेट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, इसी में बस वैल्यू उठा के रख दीजिए। y इक्वल टू, हमें ATST क्या है, y है, और x क्या है, बच्चे की एज है। 92.73 माइनस 5.18 इंटू एक्स कितना आया था हमारा, 15 साल का बच्चा है। बस उठा करके 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। 15 इंटू 5.18 ये आ रहा है आपका 92.73 माइनस 77.7 अब इस पर घटा दीजिए 92.73 तो 15.03 आ रहा है। कितना आ रहा है 15.03, या इसी को हम 15 मिनट भी कह सकते हैं। क्या करेंगे 15 मिनट भी बोल सकते हैं। तो अगर बच्चा जो है 15 साल का है तो उसका जो है एवरेज स्लीपिंग टाइम कितना आ गया हमारा 15 मिनट। कैसे निकला पूरा डिस्क्राइब करके आपको दिखाया है, कैसे कैसे इक्वेशन चलती है, कैसे रेग्रेशन, कैसे आर निकालते हैं और कैसे डेटा को चोरी करते हैं, वो भी समझाया आपको कि एक बार कैलकुलेशन कर ली, इसी कैलकुलेशन के बेस पर ही आपको बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, है ना, और y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, तो बस यहीं पर ही कहानी खत्म होगी हमारी। स्लोप ऑफ द डेटा माइनस 5.18 आया था, आपको याद होगा अभी, क्योंकि कई बार यूज कर चुके हैं स्लोप को। उसके बाद में ये वही मैंने समझाया, देखो माइनस 5.18, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। y की वैल्यू और x की वैल्यू टेबल से ले ली, a की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर ली, 92.74 आया। ये हमारा इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट जो है हमारा पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, कैलकुलेट द y इंटरसेप्ट ऑफ डेटा इफ x इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया था 92.74, डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में यहाँ लाइन, मतलब जो है रेखा या लाइन हमने बना ली थी। y इक्वल टू ए कितना आया था 92.74, वो रख दिया था, माइनस b कितना आया था हमारा, अभी कैलकुलेट करना, माइनस 5.18, वो उठा करके रख दिया यहाँ पर। तो हमारा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए। क्वेश्चन लास्ट पूछा गया है ATST की वैल्यू अगर बच्चे की एज 15 साल हो, ये पूछा गया। 15 साल पूछ ले, 6 साल पूछ ले, 18 साल पूछ ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस x की जगह पे वही वैल्यू रखनी है। जो हमारा इक्वेशन बना था ये वाला, इसी इक्वेशन में हम उठा करके x की वैल्यू इक्वल टू 15 रख देंगे। x की वैल्यू 15 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको 15 मिनट निकल करके आ जाएगा ATST। ठीक है, ये है आपके एग्जाम में पूछी गई केस स्टडी। जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तब से लगातार आप लोगों के लिए मैं केस स्टडी लेकर आ रहा हूँ, जो भी लोग भेज पा रहे हैं उसको। ठीक है, एक केस स्टडी और है, BFM की CET 1 पूछा गया था, कॉमन इक्विटी टायर 1 दिया हुआ था, उसके अंदर रिस्क वेट कैपिटल दिया हुआ था, है ना, मार्केट रिस्क के लिए और इसके लिए। ऐसी एक केस स्टडी है, लेकिन उसका डेटा पूरा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। उसका पूरा डेटा मैंने टेलीग्राम पर रिक्वेस्ट भी की थी आप लोगों से कि अगर आपको याद हो तो प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिए, तो मैं वो भी कवर करवा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको टाइम लगे, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम हो और आपका डेटा हो तो प्लीज़ जो है केस स्टडी शेयर कर दीजिए। भविष्य में आप पास हो चुके हैं, दूसरों को मदद कर जाएगा। आप अगर नहीं पास हो चुके तो आप ही की मदद कर जाएगा, तो प्लीज़ जो है, ठीक है। उसके अलावा एक जो है वो जो टिल एग्ज़ाम डेट वाला कोर्स था फ्रेंड्स, टिल एग्ज़ाम डेट वाला जो कोर्स था हमारा, जो कि 17 दिसंबर को एक्सपायर होने वाला था। कई सारे लोगों के एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल हो गए, क्योंकि चेन्नई में बारिश हुई थी तो 3 सेंटर वहाँ प्रभावित हुए, प्लस एक नवी मुंबई के सेंटर पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से मॉर्निंग का बैच नहीं हो पाया था BFM का। तो इस वजह से मैंने एक जो है वो जो कोर्स था उसको पब्लिश किया हुआ है। कोर्स में
फीस आपको दिखाएगा, फीस इग्नोर करिए, आप BFM, ABFM और BRBL फ्री में पढ़ सकते हैं, चाहे आपका शेड्यूल हुआ हो चाहे ना शेड्यूल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इसलिए कर दिया ताकि बार बार एक्सटेंशन और ये वो परेशानी ना हो। अगर मान लो वहाँ पर 100 बच्चे भी हमारे हैं, 100 मित्र साथी दोस्त भाई बहन अगर वहाँ पर हैं प्रभावित हैं तो वो देख सकें, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। अभी करंटली वो जो है 13 जुलाई तक, है ना, नहीं 13 जनवरी तक, क्योंकि जनवरी में एग्जाम खत्म हो जाए, 13 जनवरी तक वो फ्री है। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो बस आप भी देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा कोर्स अच्छा है तो आगे परचेज भी कर सकेंगे, ठीक है। तो होप है फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, केस स्टडी पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक वगैरह करें, ठीक है। उसके अलावा हमारा ऐप जो है CIB विद अशोक प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। आईफोन में भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी पढ़ सकते हैं, टैब पे पढ़ सकते हैं, टीवी में पढ़ सकते हैं, मोबाइल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसको यूज़ करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।